डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्पविष मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को दी राहत, रद्द की एफआईआर। वन्यजीव शिकायत पर फिर से दर्ज करने की दी अनुमति, लेकिन हो सकती है नई शिकायत दर्ज। विदेशी अदालत का तलाक डिक्री भारत में मान्य नहीं होगा, दूसरे पक्ष को प्रभावी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का डिवोर्स पर फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दी सलाह, पुलिस अधिकारियों का दबाव हो तो अवमानना कार्यवाही करें। धमकी से मजिस्ट्रेटों को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोकना चाहिए। पर्सनैलिटी राइट्स के लिए गौतम गंभीर ने डाली दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान की मांग की गई। गौतम गंभीर ने कहा, सोशल मीडिया पर फर्जी सामग्री फैलाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दिव्यांगों के कानूनी हक से जुड़ी जानकारी देंगे। दिव्यांगों के कानूनी हक के तमाम पहलुओं पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। नमस्कार परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। अगर आपका इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793 वापस चलेंगे हमारे आज के विशेष अधिवक्ता के पास, परमानंद पांडे जी। आपसे जानना चाहेंगे सर कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम है? शालिनी जी, वैसे तो पहले भी अधिनियम था, 1995 में आ गया था, एक कानून बन गया था, लेकिन 2016 में एक नया कानून बना है जी। उसको कहते हैं RPWD, यानी जो ऐसे व्यक्ति जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, माने जिनको दिव्यांगजन है उनके अधिकार के बारे में, ये 2016 में बना कानून और 2017 में इसको लागू किया गया अप्रैल। मेन चीज खास इसमें ये जानने की है कि देखिए, पहले भी अधिकार लोगों के पास थे लेकिन अधिकार नहीं माने जाते थे। जैसे कोई अंधा आदमी व्यक्ति हो, कोई लंगड़ा हो, कोई और भी विकलांग तरह का व्यक्ति हो, तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लोग उसको प्रति सहानुभूति दिखाते थे जी। लेकिन वो अधिकार नहीं माने। अभी जो स्थिति आ गई है कि सहानुभूति केंद्रित न होकर के अब वो अधिकार केंद्रित हो गया है। अब एक विकलांग व्यक्ति का अधिकार है कि वो किसी जॉब में आए, उसके लिए टीचर बने, पढ़ाई करे, लिखाई करे और जाए। और एक अंधे व्यक्ति का अधिकार है कि वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पूरा अध्ययन करे और अध्ययन करके अपना जॉब प्राप्त करे। पहले ये स्थिति नहीं थी। पहले आप जाते थे, लोगों के पास करते थे, वो एक दया का भावना दिखाते थे, वो एक कहते थे सिंपैथी हमारे सहानुभूति की स्थिति है, तो सहानुभूति के से अब ये जो एक टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं कि बहुत ही बदलाव आ चुका है कि अब हम सहानुभूति को छोड़ करके अब हम अपने अधिकारों के प्रति आए। ये 2016 का कानून है और 2017 में अप्रैल में इसको लागू किया गया इस कानून। अब इस कानून के तहत हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपने मनमाफिक कोई पेशा को चुने जिसमें वो पारंगत हो सकता है, पढ़ाई लिखाई इंटेग्रेट करे और जिसमें वो काम कर सकता है, और किस तरह की विकलांगता है उसके अंतर्गत उस चीज की जांच पड़ताल कराए और पड़ताल कराने के बाद अगर संभव हो तो उस विकलांगता को दूर करने का प्रयास भी करे। सरकार की तरफ से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पूरी सहायता दी जाती है। ये इस कानून का मुख्य उद्देश्य जी।
आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 कब लागू हुआ था? जैसा आपने बताया 2017 में, या फिर आप विस्तार से बताइए। जी 2017 अप्रैल 2017 में इसको लागू किया गया था जी। जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहेंगे। 2000 दिसंबर 2016 में कानून बना था और 2017 में इसको फोर्स में रखा गया। ये उसके समय वो इम्प्लीमेंट हो गया 2017 अप्रैल में ये कानून बनाया गया था। बनाने के 5-6 महीने के बाद इसको लागू कर दिया गया। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के तहत दिव्यांगता की परिभाषा क्या है? देखिए, दिव्यांगता की परिभाषा तो ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए बहुत सारे देखिए आजकल बच्चे आते हैं वो मानसिक रूप से एक तरह का, आप उनको देखेंगे तो लगेगा कि अरे वो काम नहीं करते, उनकी शक्ल से ही ऐसा दिखाई दे जाता है कि बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है। या विकलांगता कुछ तो आपको आमने सामने, जैसे पैर से वो खराब है, चल फिर नहीं सकता है, या हाथ उसके टूटे हुए हैं, तो ये विकलांगता तो आपको दृष्टिगोचर होती है। और अगर वो बच्चा या व्यक्ति अंधा है तो भी वो दृष्टिगोचर होता है। लेकिन कई ऐसी विकलांगताएं होती है जिसको आप पूरी तरह से नहीं देख सकते। तो इन सारी चीजों के लिए आपको विकलांगता का पहले तो 7 तो उसमें रखे जा रहे थे, अब 21 चीजों को उसमें शामिल कर दिया गया है कि ये व्यक्ति अगर इन चीजों से सफर करता है, इन चीजों से पीड़ित है, तो वो विकलांग की श्रेणी में आएगा और उसको सुविधा प्रदान करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर है और चल रहा है, मानसिक रूप से खराब स्थिति में है, तो मानसिक रूप से खराब होना कोई वो जानबूझ करके तो किसी ने किया नहीं। अगर वो हुआ है तो आप उसको और बढ़ावा न दें और कम से कम सरकार की तरफ से सहायता लें, उसकी सही ढंग से चिकित्सा होनी चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे कोई आर्थिक इसको दृष्टिविहीन है, तो दृष्टिविहीन व्यक्ति को आपको पूरा देखना पड़ेगा कि वो कैसे उसका विकास हो सके। और बहुत सारे इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे दृष्टिविहीन लोग भी हैं जो बहुत अद्भुत काम किए हैं। और आप समझिए कि एक तो नोबेल प्राइज पाने की स्थिति में आ गए थे कि वो विकलांग थे, पूरी तरह से चल फिर नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, और वो उनको नोबेल प्राइज मिलने की नौबत आ गई थी। अपने यहाँ भी बहुत सारे ऐसे सन्यासी हुए हैं जो 5 से 7 साल की उम्र में, अब उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और उस अध्ययन के बलबूते पर वो अपने को मानते हैं कि काबिल है, सचमुच खुद के अंदर विकसित हुई है। तो कई तरह की उनको प्रोत्साहन मिला है और उस प्रोत्साहन का उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन अब जो है ये एम्पावरमेंट हो गया है। अब आपको एक सशक्तिकरण की स्थिति आ गई है कि अगर मान लीजिए कोई आपको परेशानी की स्थिति आ गई है, जैसे किसी को सोरासिस हो चुका है, किसी को और परेशानी हो चुकी है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के और भी कोई बीमारी है, तो उन सारी बीमारियों का इलाज कराने के लिए सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध है। उसका प्रयोग करके आप बराबर हो जाए। देखिए इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, मेन चीजें देखिए। फिलॉसफी ये है कि हर व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसार सबको बराबरी का अधिकार है, तो आपको बराबरी के अधिकार से न छीने, और बराबरी का अधिकार है आपको जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार जैसे एक असामान्य व्यक्ति को वैसे एक विकलांग व्यक्ति को भी जीने का अधिकार है, और उस जीने के अधिकार में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। जीने का अधिकार का मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप उसको पूरी डिग्निटी के साथ, राइट टू लाइफ जैसे आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, राइट टू लाइफ तो आपको अधिकार है, लेकिन राइट टू लाइफ में आपको ये देखना होगा कि हमको ऐसा अधिकार मिलना चाहिए जिससे हम पूरी तरह से ऐसा लगे कि हमको कोई किसी के ऊपर, हमारे पर कोई दया नहीं कर रहा है, हम पूरी डिग्निटी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये 2-4 चीजें उसमें खास तौर पर है, राइट टू लाइफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारी चीजें आपको ये दे देती है, अधिकार संपन्न बात होती है। अब ये दया पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपको अपने अधिकार के उपयोग करने पर मिले। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण कितना है? देखिए आरक्षण तो जो
आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का मतलब होता है ये पॉजिटिव एक्शन, एक तरह का आप एफर्मेटिव एक्शन, माने उस चीज में आपको बराबर ले आने के लिए कोशिश किया जाए। जैसे SC/ST का रिजर्वेशन जो मिलता है, जी तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें सदियों से वो कहते हैं कि हम पीड़ित रहे हैं, इस नाते हमको आप रिजर्वेशन देकर के हमारे बराबर जी हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो विकलांग है, वो उसको आप रिजर्वेशन नहीं देंगे तो वो कैसे आपसे कम्पीट कर पाए? वो कैसे लिखेगा? तो लिखने के लिए भी उसको ब्रेल लिपि की सुविधा, और कानून के अनुसार ऐसा हुआ है कि उस व्यक्ति को आप परीक्षा में देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेने के लिए वह संपन्न, अधिकार संपन्न है, उसको मिलता है। तो कम से कम कहते हैं कि रोजगार में उस व्यक्ति को 3% का आरक्षण मिलता है, और अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो 5% तक का आरक्षण मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति, अब कई चीजें होती है जो नहीं कर सकता है, आरक्षण मिलेगा भी क्या? जैसे हमको मिलिट्री में मिल गया, तो मिलिट्री में आरक्षण का क्या करेंगे उसको? अगर कोई व्यक्ति अगर दृष्टिविहीन है, तो उस दृष्टिविहीन व्यक्ति को मिलिट्री में आरक्षण देने का कोई बाधा नहीं। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर उसकी दृष्टि बाधा न बनती हो, मैंने तमाम कई IAS ऑफिसर देखे हैं जो पैर से एकदम लूले लंगड़े हैं और कहीं पहले नहीं चल सकते थे, लेकिन आज अपनी बुद्धि और क्षमता के आधार पर और उस आरक्षण का उपयोग करते हुए वो बहुत सारी नौकरियों में आ चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अंदर एक तरह का और भावना आ जाती है कि मुझे किसी से कम नहीं रखना है, मैं बराबर हो सके, इस नाते मेरे काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। वो अपने कार्यों के प्रति ज्यादा समर्पित भाव से काम करते जी ये पहले, जैसे हमारे यहाँ की पहली महिलाएं क्या करती, उनको ये मान के चला जाता था कि वो बेचारी पढ़ती लिखती ज्यादा कम थी, और उनकी शादी हो जाती थी, चली जाती थी। लेकिन आजकल की महिलाओं के बारे में ये स्थिति आ गई है कि वो इस चीज को देखती हैं कि हम किसी से कम नहीं है, और वो इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को करने के लिए उनके अंदर एक समर्पण की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है, और ज्यादा मेहनत करती है अपेक्षाकृत उन लोगों के जो इस चीज को मान के चलते हैं कि हम इसके लिए बने ही। तो ये एक आरक्षण की सुविधा जो है वो बराबरी की सुविधा ले आने के लिए है, और वो ये बराबरी की सुविधा जो विकलांग व्यक्ति हैं, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, ऐसे व्यक्तियों के लिए 3% की नौकरियों में 5% तक उनको एक तरह से आरक्षण है पढ़ाई लिखाई के दौरान। ये है जी, हम आज बात कर रहे थे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम की। इसी विषय पर हमारे आज के विशेष अधिवक्ता परमानंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे सर आगे जानना चाहेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा के क्या अधिकार हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था शालिनी जी कि शिक्षा तो अगर आप नहीं देंगे तो वो आदमी कोई पढ़ नहीं सकता कोई। जी अभी इसी नाते आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी एक नया कैंपेन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी पहले की स्थिति ये थी कि अभी अगर बेटियों को लोग जन्म ही नहीं होने देते थे, उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। जी तो अब ये कहा गया कि नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर सकती है। और मैंने तो अपने जीवन में देखा है, मैं एडवोकेसी के प्रोफेशन में देखता हूँ कि लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं कि पुरुष उनके मुकाबले कहीं इतना अच्छा पढ़ा। मैं जर्नलिज्म में देखता हूँ कि लड़कियां जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम कर रही है, टीचिंग के प्रोफेशन में वो उनसे अच्छा कोई काम नहीं कर रहा। तो ये चीजें देखने की बात है कि अगर आप उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो यही हो जाएगा कि वो कैसे वो उनकी भ्रूण हत्या होती रहेगी पढ़ाई। तो अभी प्रधानमंत्री का ये योजना चली है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी को आगे बढ़ाओ, ये स्थिति आ गई। ऐसे ही मान लीजिए विकलांग व्यक्ति के, अगर विकलांग व्यक्ति के लिए आप पूरी सुविधा नहीं देंगे, वो उसको अभी तो बहुत सारी चीजें मिलने लगी, छड़ी मिलने लगी, रैंप बन गए हैं, कैसे उसको चलना है कैसे नहीं चलना है, कहाँ करना है। उसको एक राइटर मिल गया है कि जिसका भी एग्जामिनेशन वो देखेगा कैसे पढ़ाई करेगा, ब्रेल लिपि की सुविधा मिल गई है। तो इन सारी चीजों को जब तक आप शिक्षा में नहीं उतारेंगे और नहीं आगे बढ़ाएंगे, तब तक आपका पूरा कानून बना का बनाया हुआ अधूरा रह जाएगा। इस नाते सबसे जरूरी चीज है कि उसको अमली जामा पहनाया जाए और उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तभी वह कोई कानून सफल हो सकता है। इसी नाते
आजकल की स्थिति अब ये हो गई है कि बच्चियों के लिए अलग से स्कूल नहीं है, तो खैर आप जगह पहले पहले अलग होता था, जी। लेकिन अब क्या स्थिति है कि दोनों बच्चे और बच्चियां दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं और दोनों एक साथ खेल कूद रहे हैं। आपने देखा होगा कि दोनों में कोई कमी कोताही नहीं आने पाती है। इसी तरह से आप एक तरह का बराबरी की, जैसे कोई लड़का मान लीजिए पैर से खराब है तो आप उसको दौड़ की रेस में कैसे ले आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में आ जाएगा, बहुत सारे काम ऐसे कर सकता है। तो अगर ये इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो उसके अनुरूप सुविधा जुटा देंगे तो वह बच्चा निश्चित तौर पर अपने लिए बोझ नहीं बनने पाएगा, किसी दूसरे पर बोझ नहीं बनेगा। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के वो किया जाता है कि तो आप उसकी पढ़ाई लिखाई उसकी व्यवस्था करें और वो आरक्षण का भी इसी नाते प्रावधान किया है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के क्या क्या अवसर हैं। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के कई ऐसे रोजगार होते हैं कि आप दोनों का मान के चलिए कि दिव्यांग व्यक्ति उसमें बहुत अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं और काम कर सकते हैं। कई चीजें आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीजें होती है जैसे लड़की और लड़के में एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है, वो उनके शारीरिक संरचना में एक अंतर होता है। तो आप ये उसको ये नहीं कह सकते कि बराबर है, इस नाते लड़के को लड़की का कर देंगे, नहीं, ये दोनों की शारीरिक संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। आपको उसके अनुरूप ध्यान देना होगा और उसी के अनुरूप उसको बढ़ाना होगा। जो लड़के को संरचना में है वो लड़की के संरचना में अलग है और दोनों को आपको प्रोत्साहित करने के लिए लाना। अब इसी नंतर देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अपने यहाँ बता रहे हैं कि जो कुटीर उद्योग है, जैसे उसमें विकलांग व्यक्ति जो है बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है, पैर से खराब व्यक्ति जो है वो इतना अच्छा काम कर सकता है कि चारपाई बुनने का काम हमने गाँव में देखा है कि चारपाई बुनने का काम जो है वो एक विकलांग दृष्टिहीन व्यक्ति जितना अच्छा कर सकता है उतना तो कोई नहीं कर सकता। तो आप इस ढंग से नहीं करिए कि उसकी तुलना कर दीजिए कि देखिए वो दृष्टि वाला व्यक्ति है और वो दोनों में एक थोड़ा सा अंतर तो रहेगा, लेकिन आप उसकी क्षमता को तभी बढ़ा सकते हैं जब इस चीज को देखेंगे कि आप थोड़ा सा अंतर करके और जो ढंग का उसको प्रोत्साहन मिलता है उससे इतर थोड़ा सा प्रोत्साहन आपको देना पड़ेगा। यही उसके लिए रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल, और हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या कोई सुविधाएं हैं? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सारी तरह की सुविधाएं हैं, जो भी सुविधा उनको, जैसे मैंने कहा ना आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के 3-4 फैसले इसमें आ चुके हैं। हवाई जहाज में बैठना है मान लीजिए, तो हवाई जहाज में बैठने के लिए आप उसको सीढ़ियों से ले जाएंगे, रैंप बनाना पड़ेगा आपको। ट्रेन में जाने के लिए अगर मान लीजिए तो ट्रेन में भी उसको उसी ढंग की सुविधा देनी पड़ेगी और वो वहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेन में उसको कैसी सुविधाएं दी जाए। और पढ़ाई लिखाई के दौरान भी उसको ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि किस ढंग की सुविधा की उसको जरूरत है, उसके अनुरूप जो है आपको सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी, तभी विशेष सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई लिखाई के दौरान आपने वैसा किया कि वो पढ़ लिख नहीं सकता है, ठीक से नहीं देख सकता है, उसकी दृष्टि में कोई कमी है या पूरा उसकी 6/6 की आंख नहीं काम कर रही है, तो क्या करेंगे? आप उसको देखेंगे ना कि क्या इसके लिए कौन से सुविधा प्रदान की जाए कि जिससे ये अपनी कमी को पूरा कर सके और उस कमी को पूरा करने के बाद वो अपना जॉब अपनी वो काम पा सके, अपना काम ढूंढ सके, ये अच्छी बात होगी उसके लिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे आपको रैंप की सुविधा दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, तो रूस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला है जिसमें ये दिया गया है। उसके पहले भी और भी तरह की कई चीजें हैं कि आपको मान लीजिए कहीं आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए, एग्जामिनेशन में हम उतना तेज नहीं लिख सकते हैं जितना कोई दूसरा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ब्रेल लिपि से काम नहीं चलेगा। अब आपको एक व्यक्ति को मुहैया कराना पड़ेगा जो उसकी बात को लिख सके।
तो इसी नाते एक चीज को ध्यान में रखा गया है कि मान लीजिए वो 10वें का इम्तिहान दे रहा है तो 9वें पास लड़के या लड़की को उसके साथ रखा जाता है, जिससे उसमें बहुत ज्यादा अपने दिमाग में लगा सके और वो जो बोल रहा है, जो लिखवा रहा है, उसको वो लिखता चला जाए। 12वें का बच्चा है तो 11वें के बच्चे को लगाया जाए उसमें, और आगे वाले जो क्लास के बच्चे हैं उनके साथ भी यही किया जाए, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो पाए, और ये सब सुविधाएं मिलती हैं। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा के लिए क्या कोई एजेंसी है जो जिम्मेदार होगी? दिव्यांग व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा के लिए एजेंसी तो देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट का है, फिर वो कमिश्नर होते हैं जो उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ये आपको एक बोर्ड होता है, वो सेंट्रल बोर्ड है और ये स्टेट बोर्ड है, कमिश्नर का बोर्ड है। ये इस चीज को, इनका ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखें कि दिव्यांग व्यक्ति को पूरी सुविधा मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। दिव्यांग व्यक्ति उनके संज्ञान में इस चीज को ले आता है कि मुझे ये सुविधा मिल रही है नहीं। कई बार ऐसा होता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को छीटा कसी जाती है, इसके लिए भी वो वहां पर अधिकार दिया गया है कि आप इस चीज को ले आइए उनके संज्ञान में, और उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो आपके विकलांगता का पूरी तरह से वो मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये इसके संज्ञान के लिए केंद्र के स्तर पर बोर्ड बना हुआ है, राज्य स्तर पर भी बना हुआ है, फिर कमिश्नर के लेवल पर भी बोर्ड बना हुआ है, जिससे कि आप उनके लिए उनके यहाँ जाएं और उनको बताएं तो वो पूरी की पूरी सुविधा आपके लिए प्रदान कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद पांडे जी, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।